नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी ने जब से 2024 के चुनाव में 400 सीटें जीतने की बात की है, तभी से ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शक और शुबह और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि यह टारगेट पार्टी और गठबंधन से ज्यादा ईवीएम के लिए सेट किया जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा की हालत पतली है। आप में से कुछ लोगों को यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन भाजपा को चलाने वाले जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का आशीर्वाद वोट में बदलने नहीं जा रहा है। इसीलिए भाजपा नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जयंत चौधरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अब सुन रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे तक पर डोरे डाल रही है। नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से इस समय सबसे लोकप्रिय नेता है, यह बात सच है, लेकिन बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता निर्विवाद नहीं है। यह बात भाजपा भी जानती है और मोदी भी जानते हैं कि रोजगार, महंगाई, काला धन, लोगों को राहत देने में वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं और इसका खौफ उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। इससे उबरने के लिए उसने एक प्लान तैयार किया है। इसका नाम दिया गया है मिशन 144। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी तो 400 सीटें जीतने की बात करते हैं, तो यह मिशन 144 कहां से आया? चलिए इसको जरा समझते हैं कि चक्कर क्या है। दरअसल इस बार मोदी किसी भी तरह का कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। उन्हें हर हाल में तीसरा कार्यकाल चाहिए ही चाहिए, जिससे जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व को लेकर अपनी कुंठाओं से वो उबर सकें। और इससे वो उबरेंगे कैसे? उनसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहकर। आपको पता ही होगा कि नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 यानी अपने निधन के दिन तक भारत के प्रधानमंत्री थे, मतलब लगभग 17 साल। हालांकि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मोदी को चौथे कार्यकाल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर वो निर्वाचित पर आ जाएंगे। 1950-51 में पहले आम चुनाव हुए थे, इस लिहाज से नेहरू 14 ही साल निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। तो मोदी का सपना है कि वो 15 साल प्रधानमंत्री रहे, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़े। खैर, मिशन 144 पर आते हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर भाजपा के उम्मीदवारों को 2019 के चुनाव में हार मिली थी। इसीलिए पार्टी चाहती है कि इस बार इन्हें हासिल करने के लिए कील कांटे दुरुस्त किए जाएं। लिहाजा उसने शुरुआत यहीं से की है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी हुई इन 144 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। सबसे पहले इन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी महीने यह सूची जारी की जा सकती है। इसके पीछे मकसद है विपक्षी गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। देखिए कि दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होनी है। इसी बैठक में 2024 के चुनाव का एजेंडा और सूची दोनों को तय किया जाना है। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चुनाव समिति इसी पैनल से उम्मीदवारों का चयन करेगी। लेकिन मोदी शाह की धड़कन कुछ वजहों से बढ़ी हुई है, क्योंकि 2019 में भाजपा ने गुजरात और राजस्थान समेत 10 राज्यों की सभी 82 सीटें जीत ली थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत का प्रतिशत 80 से 90 था। इस बार इसे दोहराना नामुमकिन से कुछ ही कम है। इसीलिए तय हुआ है कि इन राज्यों में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए जिन 144 सीटों पर पार्टी हारी थी, उनमें से कुछ सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाए। 10 राज्यों की बंपर जीत तो सबको नजर आती है, लेकिन लोग गौर नहीं करते कि पिछले चुनाव में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश समेत 11 राज्य ऐसे थे जहां की सभी 93 सीटें भाजपा हार गई थी। खाता भी नहीं खुला था। इन राज्यों में अपनी पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने कुछ सीटें चिन्हित की हैं, उनकी पहचान की है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन की बातचीत अंतिम दौर में है। वहीं मोदी शाह ने केरल की 3, तमिलनाडु की 8 और मेघालय की 1 सीट पर जोर देने को कहा है। खास तौर पर इन राज्यों में अपनी पहुंच बनाने के लिए भाजपा रजनीकांत जैसी बड़ी हस्तियों के सहारे नैया पार लगाना चाहती है। लेकिन भाजपा का डर इतना ही नहीं है।
कई सांसद पिछले कुछ सालों में जनता की नजरों में साख खो चुके हैं। उन्हें लेकर तरह तरह के सवाल और शंकाएं हैं। इसलिए इस बार इन राज्यों में 30 से 40% सांसदों के टिकट कटने लगभग तय हैं। आपको याद हो तो 2 फरवरी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक लंबा ट्वीट करके ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसीलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालात को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशियों की खोज जारी है, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता है। इसी कारण भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। इस ट्वीट के बाद भारी खलबली मची थी, क्योंकि अखिलेश ने इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए हुए यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर ज्यादातर सीटों के लिए नए उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं और मोदी भी खुद बनारस के अलावा दक्षिण भारत में एक सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में भाजपा का 190 सीटों पर कांग्रेस से सीधा मुकाबला हुआ था। इनमें से 175 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, केवल 15 हारी थी। पार्टी नहीं चाहती कि ऐसी सीटों पर सांसदों की अलोकप्रियता जीत में बाधक बने, मुश्किल पैदा करे। इसलिए बेहतर होगा कि चेहरे ही बदल दिए जाए। भाजपा के अंदरूनी सूत्र भी बता रहे हैं कि लगभग आधे सांसदों को इस बार खुद चुनाव लड़ने की बजाय नए उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करना होगा। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए राज्यसभा से आने वाले 90% मंत्रियों को उतारने की योजना है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें जनता से सीधे न जुड़े होने का लाभ मिल सकता है, ऐसा भाजपा को लगता है। सूत्रों का कहना है कि 2 को छोड़कर राज्यसभा से जुड़े सभी मंत्रियों का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब वो 2 मंत्री कौन है, जरा अंदाजा लगाइए। अब आइए अगली रणनीति पर। यह रणनीति है पीढ़ियों का बदलाव। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनकी 2 पीढ़ियां भाजपा से सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी हैं। मोदी जब वंशवाद की बात करते हैं तो उनके सामने राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, मेनका गांधी, वरुण गांधी, एकनाथ खड़से, रक्षा खड़से, ऐसे पोस्टर को टांग दिया जाता है। इस बार लोकसभा में जब मोदी वंशवाद पर बोल रहे तो बुरी तरह लड़खड़ा गए थे। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि समय रहते संगठन ही नहीं, संसद में भी पीढ़ियों के परिवर्तन को अमली जामा पहना दिया जाए। सबसे ज्यादा अगर भाजपा कहीं डरी हुई है, गौर कीजिएगा, तो महाराष्ट्र है। राज्य के 2 सबसे बड़े नेताओं शरद पवार और बाल ठाकरे की पार्टी वो छीनकर उनके बागियों के हवाले कर चुकी है। इससे पैदा हुई सहानुभूति उसे ले न डूबे, इसलिए उसकी कोशिश है कि शरद पवार के अलावा बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या शरद पवार अजीत पवार को और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानने को तैयार होंगे? लगता तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे पता है कि नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत आ रही होगी। हजारों दर्शकों का कहना है कि उन्हें फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते। ये फेसबुक के तरफ से गड़बड़ी, हम जानते हैं कि फेसबुक हमारी रीच को लगातार कम कर रहा है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से, आप वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।